जयपुर से आपको खबर बता दें, देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। उपचुनाव में बीजेपी खेल सकती है बड़ा दांव। हरीश मीणा देवली उनियारा विधानसभा सीट से विधायक थे। इस दौरान टोंक सवाई माधोपुर सीट से सांसद बने हरीश मीणा और सांसद बनने के बाद मीणा ने सीट से इस्तीफा दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें राजस्थान की भी एक सीट शामिल है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 10 तारीख को उपचुनाव है, यानी 10 जुलाई को वोटिंग है। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं लोकेश नागर का, जो कि जयपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, जिस तरह से राजस्थान की बात करें, एक सीट पर विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव है, ऐसे में 10 जुलाई को वोटिंग है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, कैसी हलचल देख पा रहे हैं? संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव के रण में लगातार जो है हलचल तेज होती जा रही है। 12 सीटों पर, यानी देश भर की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें उत्तराखंड की 2 सीटें और पंजाब की 1 सीट, राजस्थान की 1 सीट शामिल है। राजस्थान की बात करें तो देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, ऐसे में 10 जुलाई को वोटिंग है और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन होने के कारण आज हलचल पूरी तरह से तेज है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जोर शोर से चुनावी रण में उतरी हुई है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा, उसके बाद 10 जुलाई को वोटिंग। आपको बता दें कि राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है। उपचुनाव में बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। हरीश मीणा देवली उनियारा विधानसभा से विधायक थे, हालांकि सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। तो हरीश मीणा देवली विधानसभा से विधायक थे और लोकसभा चुनाव में टोंक के सवाई माधोपुर सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जहां से वो जीते, सांसद बने। सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। तो हरीश मीणा देवली उनियारा विधानसभा से विधायक थे, हालांकि अब उनके सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, ऐसे में वोटिंग से पहले आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं लोकेश का। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं लोकेश नागर का, जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, जिस तरह से देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, किस तरह से तैयारियां देख पा रहे हैं और कैसा उपचुनाव का रण? जी, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में 5 विधानसभा सीट खाली हुई है, जहां के विधायक लोकसभा में सांसद चुने गए हैं। ऐसे में राजस्थान विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसके प्रत्याशी को लेकर लगातार मंथन यहाँ किया जा रहा है। बात की जाए बीजेपी की तो भजनलाल जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हाल ही में वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की और तमाम बड़े नेताओं से चर्चा कर इन 5 सीटों पर जीतने के लिए अच्छे प्रत्याशी चुनाव पर तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, देवली उनियारा सीट सचिन पायलट का गढ़ रही है और बीजेपी का भी गढ़ इसलिए कहा जा सकता है कि लगातार 2 बार सुखबीर सिंह जोनापुरिया वहां से सांसद रहे। ऐसे में देवली उनियारा में पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे
विजय बैंसला को टिकट दिया गया था और इस बार वहां टिकट बदलने की बातचीत सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार जानकारी इस प्रकार मिल रही है कि वहां 4 बड़े दिग्गज चेहरे टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह, जो बागीपुर से पहले विधायक थे, और प्रदेश की उपाध्यक्ष थी, वर्तमान में राष्ट्रीय मंत्री भाजपा में है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा है। उसके अलावा सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जो टोंक सवाई माधोपुर से 10 साल तक लगातार सांसद रहे और उस क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ बताई जा रही थी। और कुछ एक इलाके के, सवाई माधोपुर के इलाके के हिस्से को छोड़ दे तो उनकी परफॉर्मेंस टोंक जिले में बहुत मजबूत मानी गई। इस लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है कि टोंक जिले में उनका जो प्रभाव है वो काफी प्रभावशाली नजर आया। वहीं बात की जाए राजेंद्र गुर्जर, जो पूर्व विधायक हैं इसी सीट से, उनका टिकट काटकर पिछले विधानसभा चुनाव में विजय बैंसला को टिकट दिया गया था। वो भी एक अच्छा खासा स्थानीय चेहरा है और वहाँ अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। कहा जा रहा है कि विजय बैंसला इनकी नाराजगी की वजह से ही इस सीट पर चुनाव हारे थे। अब देखने वाली बात यहाँ होगी कि यदि विजय बैंसला का टिकट यहाँ चेंज किया जाता है तो पूर्वी राजस्थान समेत जो गुर्जर बहुल इलाका है, जहाँ कर्नल बैंसला की बड़ी एक पैठ थी, क्योंकि कर्नल बैंसला गुर्जर आंदोलन के अगुवा रहे, उनके बेटे हैं, उनका टिकट यदि काटा जाता है तो भाजपा को इसको पंचायत चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा, निगम चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा। ये चुनाव यानी काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव, ये जो 5 सीटों पर उपचुनाव है लोकेश। लेकिन जिस तरह से हरीश मीणा यहाँ से जो है विधायक थे, हालांकि फिर जब लोकसभा चुनाव जीते तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था विधायकी से। ऐसे में देवली उनियारा की अगर बात करें, जैसा आपने भी कहा कि जाट बहुल क्षेत्र ये है, सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, बीजेपी क्या बड़ा दांव खेलने की तैयारी में यहाँ पर? ये हम आपको बताएं कि ये मीणा गुर्जर बाहुल्य सीट है। यहाँ अधिकांश जो विधायक चुने गए हैं या तो गुर्जर आए या मीणा समाज से आए, और यहाँ जातिगत चुनाव इसलिए भी कहा जा सकता है कि बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पे लगी हुई है। सचिन पायलट का गढ़ माना जाता था, हरीश मीणा बिल्कुल नजदीक माने जाते हैं सचिन पायलट के। मानेसर कांड जब राजस्थान में हुआ था उस समय भी सचिन पायलट के साथ मानेसर सरकार के साथ बगावत करके हरीश मीणा गए थे। उस सीट पर गुर्जर वोटरों का कैसे ध्रुवीकरण हो, क्योंकि बड़ा वोट बैंक गुर्जर है वहाँ। गुर्जर यदि प्रत्याशी बनाती है बीजेपी तो फिर कांग्रेस मीणा को टिकट देगी और संभवतः सचिन पायलट के नजदीक व्यक्ति को यह टिकट कांग्रेस देगी, क्योंकि सचिन पायलट का गढ़ है और सचिन पायलट खुद टोंक से विधायक जीत कर आए। ऐसे में बीजेपी बड़ी रणनीति के साथ प्रत्याशी का चुनाव कर रही है और यहाँ सुखबीर सिंह जोनापुरिया को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, विजय बैंसला को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि विजय बैंसला भले ही चुनाव में कारगर साबित हो या ना हो, लेकिन यदि विजय बैंसला को दरकिनार या पार्टी करती है तो इसका असर बहुत लंबे स्वरूप में पार्टी को झेलना पड़ सकता है। तो मंथन बड़ा चल रहा है और इस सीट पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल, यानी पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी यहां पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों के ही बीच, दोनों ही पार्टियों में अभी प्रत्याशी के नाम को लेकर, टिकट को लेकर मंथन जो है चल रहा है। हालांकि किस पर दाव यहां पर चला जाता है उस पर सभी की निगाहें। लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौर से पूर्व विधायक अमृता मेघवाल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जालौर पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हमेशा जालौर आती जाती रहती हैं। रविवार को जब वो अपने घर गई तो मेरे ससुराल वालों ने घर में मेरे साथ मारपीट कर गंदी गंदी गालियां दी। वहीं मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई, ऐसा उन्होंने कहा है। पूर्व विधायक ने बताया कि मेरे पति की तरफ से मेरे माता पिता से करोड़ों रुपए लिए गए हैं। तो जालौर से एक खबर, जहां पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमृता मेघवाल ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे आप लोगों के सामने ये मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि रही हूँ यहाँ पे। मेरे घर जा रही थी, मेरे चाचा ससुर और ससुर जी आए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो गालियाँ मैं ऐसे नहीं दे सकती थी, गंदी गालियाँ दे रहे थे मुझे।
मैंने कहा आप लोग चुप हो जाइए, मैं सब जानती हूँ, आपको चुप हो जाइए, मैं बार बार कह रही हूँ चुप हो जाइए। उतने में चिंटू आता है, किसी बड़ा किया है उसको, और कैलाश सोलंकी आता है, शिवलाल जी का बेटा, बहुत तेज मेरे इधर मारा उसने, बहुत परेशान किया है इन लोगों ने मुझे, हमेशा बहुत परेशान किया है, हमेशा के तेरे घर से ये लेके आ, तेरे घर पापा बहुत अमीर है, तेरे घर से मुझे ये चाहिए, करोड़ों रुपए मेरे पापा से ले लिए इन लोगों ने, करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों रुपए ले लिए मेरे मम्मी पापा से। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शंकर चौधरी का। शंकर, क्या कुछ ये जालौर से पूरा मामला है जिसमें पूर्व विधायक अमृता मेघवाल गंभीर आरोप अपने पति पर लगा रही है? जालौर विधायक है, पूर्व विधायक अमृता जी मेघवाल है, इनके पति बाबूलाल हैं जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, जहां पर उन्होंने 1.25 साल पहले इनका तलाक हुआ था और कल शाम को 1.25 साल के बाद में रविवार को शाम को जालौर अमृता जी बाबूलाल जी के ससुराल यानी ससुराल पे घर पे आए और उनके ताला तोड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान वहां पर उनके भाई बाबूलाल जी के और अमृता मेघवाल द्वारा वो ताला तोड़ने की आवाज आई तो उनके पास में ससुर जी रहते हैं शिवलाल जी और हेमाराम जी, उन्होंने मना भी किया। फिर दोनों के आपस में कहासुनी हुई। उसके बाद में इनका जो सीटीसी कैमरे में जो वीडियो आया है वो वायरल भी हो रहा है, उसमें दिख रहा है। बाद में वो उन्होंने धक्का मुक्की भी की, बाहर आते समय गाड़ी में बैठते समय। ऐसा कुछ मामला हुआ है कल रात को, रविवार को शाम को बात है। 1.25 साल के बाद में ये इनका तलाक भी हो रखा था और 1.25 साल से इनके घर पे भी आना जाना नहीं था और कल रविवार को शाम को उनके पति घर पे नहीं था, तब इनका घर पर आगमन हुआ जिसमें ताला तोड़ने की आवाज आई। वो पास में ही रहते हैं इनके ससुर जी वगैरह, तो वो बाहर आए, बाहर आके उनके दोनों पक्षों में बातचीत और कहासुनी हुई। बिल्कुल, यानी कि हालांकि अब पुलिस से उन्होंने शिकायत कर दी है, पुलिस आगे क्या कुछ एक्शन लेती है वो वक्त बताएगा, उस पर सभी की निगाह है। शंकर, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश जल जमाव को लेकर। सीएम का अधिकारियों को निर्देश, सभी जिलाधिकारी नगर निकाय सतर्क रहे, जल जमाव की समस्या का तत्काल समाधान निकाले। आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदा को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। 24 घंटे में पीड़ितों को राहत राशि मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर भारत में बारिश का सितम लगातार जारी है, यूपी में भी झमाझम बारिश हो रही है कई सारे इलाकों में। ऐसे में बारिश को देखते हुए, मॉनसून को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल जमाव की समस्या से तत्काल समाधान अधिकारी निकाले। 24 घंटे अधिकारी अपना फोन ऑन रखे। आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को राहत राशि मुहैया कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो मॉनसून जिस तरह से लगातार सितम जारी है, मॉनसून का जल जमाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। जल जमाव की स्थिति में या बारिश की वजह से किसी भी आपदा आने की स्थिति में सख्त रवैया अपनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से मॉनसून का सितम लगातार जारी है, यूपी के कई सारे इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश को देखते हुए बारिश में अलर्ट रहने के लिए अधिकारियों को साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। देखें तो प्रदेश के अंदर हर जिले में जो है वो बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से कई जगह पर जलभराव की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है और कई जगहों पर बाढ़ की जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो पहले से ही एहतियातन तौर पर सभी तैयारियां पूरी कर लें। जहां पर जलभराव की समस्या है वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था करके तुरंत उस जल निकासी की व्यवस्था जो है वो की जाए। जहां पर बाढ़ की स्थिति बन नहीं, वहां पर लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसकी पूरी तरीके से तैयारी जो है वो की जाए। राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से भी लगातार प्रदेश के अंदर जो है
नज़र जो है वो रखी जा रही है, कहाँ पर क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं जहाँ पर नदियों का बढ़ा हुआ जो जल स्तर है, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुँच रहा है, तो उनके भी वैकल्पिक क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसको लेकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और इसीलिए प्रदेश के सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अधिकारी 24 घंटे अपना फोन जो है वो ऑन रखें और फोन पर उपलब्ध रहें। जहां पर भी कहीं शिकायत आती है उसको तुरंत गंभीरता से लेते हुए उसका तुरंत जो है वो निस्तारण कराएं। इसके अलावा नेपाल से सीमावर्ती जो जिले हैं, चूंकि नेपाल में भी तेजी के साथ में बारिश हुई है और वहां से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे शहर हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए पहले से ही सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ले, या जहां पर बाढ़ की स्थिति बन गई है वहां पर सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं, जो खाद्य पदार्थ दिए जाने हैं, लोगों को रेस्क्यू करना है, उसकी पूरी तरीके से तैयारी की जाए। और उसको लेकर जितने भी राहत आपदा जो टीमें हैं वो तुरंत जो है क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहें। अधिकारी लगातार भ्रमण करते रहें, लोगों की जो समस्याएं हैं उसका तुरंत निस्तारण करें। जहां पर भी हानि हुई है, चाहे वो जान माल की हानि हो या फिर अन्य तरीके की हो, वहां पर सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जाना है उसको 24 घंटे के अंदर जो है जो भी पीड़ित हैं उनको मिल जाना चाहिए। प्रियम, जिस तरह से नेपाल और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है और उसका सीधा असर यूपी में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि नदी नाले उफान में आते हैं और यूपी के जो कई सारे क्षेत्र हैं वहां बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जल भराव की स्थिति हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की किस तरह से तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें, किस तरह से तैयारियां, क्योंकि मॉनसून की ये महज शुरुआत है, आगे किस तरह से मैनेज किया जाएगा? रिया, देखिए अभी तैयारियों की बात करें तो कई जगह पर अभी भी जो है बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, लोगों के घरों में पानी पहुंचा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से जो है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको सेफ जगह पे लेके जा रहा है। सेफ हाउसेस बनाए गए हैं जहां पर उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है, जो उनका कीमती सामान है उसको भी वहां से निकाल के दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की जो तैयारी है वो की गई हुई है। इसके अलावा उनको खाने पीने की व्यवस्था वहां पर हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। तो और इसके अलावा जिन जिलों में ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही, जो निचले इलाके हैं वहां पर जहां पानी भर सकता है, तो ऐसे में वहां के लिए भी कहीं ना कहीं से पहले से तैयारियां की जा रही हैं। लोग जो है कितनी बड़ी संख्या में है उसका पूरा कह सकते हैं कि एक तरीके से मुआयना जो है वो किया जा चुका है अधिकारियों की तरफ से, कि अगर यहाँ पर पानी बढ़ेगा तो कितने लोगों को यहाँ से निकालना होगा, कैसे रेस्क्यू करेंगे। जहां पर अगर कहीं पर ऐसी स्थिति बन चुकी तो वहां से रेस्क्यू किया भी जा रहा है। कल अगर आप देखें तो पिछले कुछ घंटे के अंदर जो 127 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया था। हालांकि जरूर प्रदेश के अंदर 27 लोगों की मौत की भी जो है वो खबर आई, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो साफ तौर पर ऐसे जो कच्चे इमारतें हैं जहां पर ज्यादा खतरा है, उनसे लोगों को अलग रहने के लिए भी जो है यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए कि वो ऐसे में अगर बारिश होती है तो मकानों से दूर रहें, या ऐसी इमारतें हैं जो पुरानी हैं, जर्जर हैं, कैसे जर्जर इमारतों को चिन्हित किया गया है प्रियम? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से जरूर पहले से ही इसको लेकर कार्रवाई करने की बात जो है वो कही गई है कि जितनी भी जर्जर इमारतें हैं, जो ऐसे खंडहर हैं, भवन हैं जो गिर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको पहले से चिन्हित करने की बात जरूर कही गई है। और अभी तक हालांकि ऐसी कहीं से भी सूचना नहीं आई है, जरूर छोटी मोटी घटनाएं जरूर जो है वो देखने को मिली हैं, लेकिन पहले से मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश है कि सभी तैयारियां पूरी की जाए। और उसके अंदर ये भी सम्मिलित है कि जहां पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है, जहां पर ऐसे भूखंड हैं, ऐसे भवन हैं जो कहीं ना कहीं धाराशायी हो सकते हैं बारिश की वजह से, तो उनको उनमें समय रहते ही लोगों को वहां से रेस्क्यू करके दूसरी जगह पर सेफ हाउसेस पे पहुंचाया जाए। बिल्कुल प्रियम, जितने भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु रहा 24 घंटे के अंदर सभी पीड़ितों को राहत राशि देने का। कितना महत्वपूर्ण ये निर्देश, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर राहत राशि मिलती है वो पीड़ितों के लिए काफी बड़ी सौगात। रिया, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जहां पर लोगों को कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी नुकसान हो रहे हैं उनके, तो आर्थिक समस्या एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर बनकर आता है। एक पहली समस्या कि घर में पानी भरा है वो समस्या है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा समस्या होती है कि आर्थिक रूप से वो जो कमजोर हुए हैं या आर्थिक रूप से पहले से कमजोर थे, वो ऐसे में उनका जब इस तरीके से नुकसान होता है तो आर्थिक चुनौती से कैसे निपटा जाए। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की ये मदद कहीं ना कहीं मील का पत्थर जो है वो साबित होती है, और कहीं ना काफी हद तक लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर किसी का कोई नुकसान हो रहा है तो उसको तुरंत मुआवजा राशि जो है जो दी जानी है उसको 24 घंटे के अंदर उन तक जो है जो भी पीड़ित है उन तक पहुंच जानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रयास और बड़ा कह सकते हैं कि आदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं बाढ़ और बारिश की वजह से ग्रसित हैं या परेशान हैं, उनका नुकसान हुआ है, तो उनको एक कह सकते हैं कि बड़ी सहायता के तौर पर ये मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश है अधिकारियों को कि उनको 24 घंटे के अंदर
सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। लेकिन प्रियम, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, कई सारे उदाहरण ऐसे हमारे सामने हैं कि बैठकें चलती हैं, निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता, कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। और हालांकि प्रशासन तमाम तरह के दावे जरूर करता है तैयारियों की, लेकिन जब बात आती है तो तस्वीरें बिल्कुल अलग होती हैं। रिया, देखिए बिल्कुल इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री खुद पर्सनली तौर पर हर एक जिले को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहां पर किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, किस नदी का स्तर घट रहा है और उस नदी के स्तर के घटने या बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, किन इलाकों में प्रभाव पड़ेगा, तो उन चीजों की खुद समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बेहतर व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं प्रशासन भी संजीदगी के साथ में जो है वो लगातार, अगर हम देखें तो जिलों से जिस तरह की खबरें आ रही है कि जिलाधिकारी भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर निर्देशित कर रहे हैं अधिकारियों को कि किस तरीके से कार्य करना है, जहां पर भी जलभराव की समस्या हुई तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कैसे उसको खाली किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों पर मंथन जरूर जारी, देखना होगा कि किस तरीके से सीएम। ठीक है प्रियम, आपको रोक रही हूं। बड़ी खबर बता दे दर्शकों को, इस दौरान झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सरकार का फ्लोर टेस्ट, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित कर दिया। फिर से झारखंड की सत्ता में हेमंत सोरेन काबिज हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड से बड़ी खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में पास हो गए, बहुमत उन्होंने अपना साबित कर दिया। इसी दौरान फिर से झारखंड की सत्ता में हेमंत सोरेन काबिज हो गए हैं। बीते दिनों हमने देखा था किस तरह से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा था और इसी दौरान आज फ्लोर टेस्ट था। फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने में हेमंत सोरेन कामयाब रहे। फिर से झारखंड की सत्ता में हेमंत सोरेन काबिज हो गए हैं। तो झारखंड की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर, हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से कमान अपने हाथों में ले ली है। बीते दिनों हमने देखा किस तरह से चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री के पद से। हेमंत सोरेन ने उसी दिन राज्यपाल को सरकार के गठन का प्रस्ताव सौंपा था। हालांकि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लोर टेस्ट हुआ। फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन बहुमत साबित करने में कामयाब रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।